हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। हम लोग लूसेंट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो बुक है उसके सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसकी एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट किए और लगभग इसके सारे क्वेश्चन अब समाप्त हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसमें अंतिम के कुछ 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि वही हमने 50 प्लस प्रश्न लिखा हुआ है, तो ये 50 क्वेश्चन होंगे और ये जो है कि पूरी की पूरी बुक समाप्त हो जाएगी। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के 900 प्रश्न सीटीपी के थे वो सारे हम लोग कवर कर रहे होंगे। अगर आपने इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखा है, जो हमने 10 प्रैक्टिस सेट किया है, आप चैनल पर चेकआउट करें, वीडियोस देखें। ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपको आने वाले जो भी टेट के या फिर सीटेट के एग्जाम होंगे उन सभी के लिए। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बचे हुए सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 202 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। 203 प्रश्न आप शुरू करते हैं। 203 प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी है कि कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या फिर कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो 203 का जो देखेंगे हम, तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश ही कहीं ना कहीं जो है कि सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी कि उसमें बच्चे भी खुल के बोल सकें, टीचर भी बोल रहा है, यानी कि एक प्रजातांत्रिक जो है कि माहौल बना रहे, ठीक है। 204 प्रश्न आपसे कह रहा है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखेंगे कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है कि बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, या फिर अध्यापक का सकारात्मक रुख। आपसे कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। आप देखेंगे कि बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति ये बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है ना। बच्चों को स्वीकार करना ये भी सही है और अध्यापक का सकारात्मक रुख ये भी सही है। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं अध्यापकों के अनुसार कार्य करना एक गलत सेंस दे रहा है, क्योंकि अगर हम अध्यापक के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बालक केंद्रित कक्षा कक्ष नहीं हुआ है ना, वहाँ पे अध्यापक ही सब कुछ करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है ये बताना है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, या फिर अधिगम में समस्या के। अब ये बच्चा जो कि लिखने में कुछ विपरीत छवियाँ बना दे रहा है, फिर दर्पण छवि बना दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए एम लिखा है तो एम का तो खैर दर्पण छवि वही हो जाएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये आर लिखा है तो आर का वो मान लीजिए ऐसे लिख दे रहा है, यानी कि वो इस प्रकार की गलतियां कर रहा है। वो किस श्रेणी में आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि वो अधिगम में असक्तता की श्रेणी में आएगा। 206 माफ करेंगे 206 प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। अब फिर से ध्यान रखेंगे यहाँ पर सुगम नहीं बनाता यहाँ से पूछा हुआ है। ऑप्शन है कि विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण और प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। तो देखेंगे ये तीनों चीज़ें तो कहीं ना कहीं अधिगम के अनुभव में बच्चों को जो है कि सार्थकता देगा, लेकिन ये पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं सार्थकता नहीं दे रहा है। कि कह रहा है ना कि विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, तो केवल और याद ये दोनों निगेटिव वर्ड हो जाएंगे और इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है कि क्या होगा, सही हो जाएगा। 207 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। अब जैसे किसी को मतलब कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है और उन्हें आप स्वच्छता समिति का अगर सदस्य बनाते हैं तो ये किस तरफ आपको इशारा कर रहा है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानववादी, या फिर प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, ठीक है। तो इसमें आपको भी क्लियर दिख रहा होगा कि ये प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये क्या है, अगर स्वच्छता से उन्हें जोड़ा जा रहा है तो वो सामाजिक सांस्कृतिक जो है कि संकल्पनाओं के अंतर्गत ही आएगा। 208 प्रश्न आपसे कह रहा है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास क्षेत्र, या फिर सहारा देना। तो देखेंगे
इसका जो सही आंसर है वो है सहारा देना, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि जब हम किसी भी कार्य को किसी भी समस्या को खुद अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, हमें किसी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो हमें जो है कि सहायता दे रहा है वो कहीं ना कहीं हमें सहारा दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, सॉरी डी सही हो जाएगा। 209 प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रेरणा के लिए। अधिगम में जो आकलन होता है वो कहीं ना कहीं किसके लिए होता है, प्रेरणा के लिए, कि बच्चों को क्या मिले, प्रेरणा मिले, कि अगर वो बच्चे मान लीजिए क्लास में फर्स्ट आ रहा है कोई बच्चा, उसको प्रेरणा मिले और उसको और भी बच्चों को प्रेरणा मिले कि हम उसकी तरह जो है कि क्या हो बने, ठीक है। 210 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे है, संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से। तो वैसे ही शारीरिक विकास से तो ये रिलेटेड है नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाराज होने की बात है, और जो नाराज शब्द है ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारा संवेग होता है, तो ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। 211 प्रश्न आपसे कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे कि पियाजे के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप। तो देखेंगे कि जो पियाजे हैं वो सामाजिक अनुभव को अपने जो है कि थ्योरी में कोई भी स्पेस नहीं दिए, कोई भी जगह नहीं दिए, इसलिए संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अनुभव को कोई जो है कि प्रभावकारी मानते ही नहीं है, ठीक है। और सामाजिक अनुभव को कौन मानता है, तो ये वाइगॉत्स्की मानते हैं, ध्यान रखेंगे। 212 प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। अगर किसी बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की प्रगति का आपको परीक्षण करना है, जैसे वो पहले कमजोर था, अब वो किस प्रकार आपने उसको फिर और पढ़ाया तो क्या उसके अंदर परिवर्तन आए, ये अगर आपको चेक करना है तो आप किस अध्ययन से जाएंगे, या फिर कौन से फॉर्मूले से, या फिर किस पद्धति से जाएंगे। व्यक्ति अध्ययन, जिसको केस स्टडी कहते हैं, घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल, या फिर संचरित व्यवहार परक अवलोकन, ठीक है। देखिए या आप किस पद्धति से उसके साथ जो है कि जाएंगे, तो संचरित व्यवहार परक अवलोकन, ठीक है। आप एक नॉर्मल टेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना, जैसे चलता फिरता एक टेस्ट ले लेंगे। जैसे पहले वो मान लीजिए कि 4 में 2 नहीं जोड़ पाता था, अब आप उससे चलते फिरते, जब आपने ये चीज़ें उसे सिखा दी, अब आप उससे चलते फिरते पूछ सकते हैं कि बताओ 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं संचरित व्यवहार परक अवलोकन। 213 प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। अगर कोई अधिगम निर्योग्य बच्चा है, यानी कि वो पढ़ने में जो है कि कमज़ोर है या फिर पढ़ नहीं सकता, तो उसको उत्पादक जीवन अगर जो है कि जीना है तो क्या सबसे बेहतर होगा। इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है, या फिर डी है कि इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप ऐसे जो है कि अधिगम निर्योग्य वो ऑलरेडी है, आप उससे अपेक्षाएं बना के और भी उसे क्या कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कि आप जो है कि खुद ही क्या करेंगे, विविध कौशल और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। आप उसको कोई ना कोई कौशल सिखाने का प्रयास करेंगे जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। 214 प्रश्न आपसे कह रहा है कि वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगॉत्स्की अभी ऊपर भी पूछा था कि सामाजिक सांस्कृतिक और वाइगॉत्स्की हैं ये, इसके जो है कि जो है कि वाइगॉत्स्की ने इसे जो है कि दिया था अपने फॉर्मूले में। ऑप्शन ए है कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। सी है कि यदि निम्न आयु पर अमूर्त आकृति सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चा अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं बच्चे, या फिर डी है कि स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। अब वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या इसमें से सही है, आपको ये बताना है। तो देखिए वाइगॉत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि यहाँ पे भी वही लिखा है कि सामाजिक सांस्कृतिक, ये भी यही कहते हैं कि संस्कृति और भाषा जो है कि हमारे विकास में अहम रोल निभाते हैं। 215 प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्याख्या, अनुमान और या फिर अथवा नियंत्रण प्राकल्पना किसके लक्ष्य हैं। पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा या फिर वैज्ञानिक पद्धति। ध्यान रखेंगे कि व्याख्या, अनुमान और ये सारी चीज़ें किसके जो है कि लक्ष्य हैं, तो ये है वैज्ञानिक पद्धति के। आप देखेंगे कि व्याख्या, ठीक है ना,
अनुमान, जैसे क्या होता है वैज्ञानिक पद्धति में, क्या होता है यही तो होता है। जैसे अगर किसी ने हवाई जहाज का निर्माण आज किया है वैज्ञानिक पद्धति से, तो सबसे पहले तो अनुमान लगाया होगा ना कि किस प्रकार इसे हम जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो ये एक अनुमान होगा उस व्यक्ति का। या फिर नियंत्रण, प्राकल्पना, ये सारी चीज़ें एक वैज्ञानिक पद्धति ही होती हैं। 216 प्रश्न आपसे कह रहा है कि कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, या फिर सी है कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें, या फिर डी है कि शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो सबसे सही आंसर है वो है कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा जो है कि वो सॉल्व करे। ठीक है ना, अगर गणित में कक्षा 7 का विद्यार्थी गलती कर रहा है तो आप उसे फिर खुद नहीं बताएंगे, आप उसे कहेंगे कि फिर से रीचेक करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और आप उसे दोबारा जो है कि सॉल्व करो। ठीक है ना। अच्छा, 217 प्रश्न आपसे कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन क्या होता है? ध्यान रखेंगे, सीखने के लिए आकलन, तो ये इस पे हम लोग एग्जाम्पल भी लिए थे कल कि किसी को कुछ सिखाना है तो पहले उसका भ्रमण करा दे, है ना, कोई अध्यापक, और फिर उसके बारे में बताए तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ऑप्शन है क्या, प्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, या फिर विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो सीखने के लिए आकलन क्या है, तो ये एक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ध्यान रखेंगे, जाहिर सी बात है कि ये अभिप्रेरणा को क्या करेगा, बढ़ावा देता है। 218 है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? किस पर कम ध्यान दिया गया है? संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। या फिर डी है कि संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। ध्यान रखेंगे किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं, और संवेग मनोविज्ञान में इस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, 219 प्रश्न है कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, मतलब वो किसी भी समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह संघर्ष कर रहा है, यानी कि वो चाह रहा है अंदर से कि इसको हम हल करके ही रहेंगे। अब वो आंतरिक रूप से क्या है, ऑप्शन है कि प्रेरक, व्यक्तित्व विशेष, संवेग, या फिर प्रत्यक्षण। तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर क्या है, एक प्रेरक है जो कि उसको प्रेरित कर रहा है कि नहीं तुम्हें ये काम किसी भी तरह करना ही है, तो वो क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। 220 प्रश्न आपसे कह रहा है कि अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन है उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, या फिर उत्तेजना में कमी। दूसरा है कि प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। या फिर डी है कि आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार और उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आपको बताना है कि अभिप्रेरणा चक्र में कौन जो है कि इसमें से सही क्रम है। ठीक है, तो कौन सा सही क्रम हो जाएगा? देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी आवश्यकता। उसके बाद से हम क्या करते हैं, प्रबल प्रेरणा हमारे अंदर आनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, उस काम को करने के लिए इच्छुक होंगे। उसके बाद से उत्तेजना क्या होगी, उत्तेजना यानी कि सही समय पर उस काम को करने की जो है कि ललक। ठीक है ना, तो हमारे अंदर उत्तेजना होगी। फिर हम लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेंगे। इतनी चीज़ें होती हैं तब जाके हम किसी चीज़ पे जो है कि काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद से जो है कि उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। जाहिर सी बात है कि कोई भी ग्राफ एक अपने पीक पॉइंट पर जाता है और पीक पॉइंट से नीचे गिरता ही गिरता है, चाहे वो कोई भी हो। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज होता ही होता है, वो चाहे कोई भी हो। तो उसके बाद से क्या होगा, उपलब्धि, उत्तेजना में धीरे धीरे क्या होगी, उसके कमी आने लगेगी। यही होता है अभिप्रेरणा का चक्र। आइए 221 प्रश्न देखते हैं कि बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बांडुरा ने जो सामाजिक अवलोकन आधारित अधिगम सिद्धांत बताया था उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, आपको बताना है। स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति, या फिर सार दोहराना। ठीक है, तो देखिए
बांडुरा ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने प्रतिधारण प्रक्रिया को जो है कि सामने लेके आया था। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बांडुरा जब सामाजिक अवलोकन जो है कि दिखा रहे थे तो उन्होंने जो है कि कई कमरों में जो है कि बच्चों को बैठाया था और टीवी पे वो कई प्रकार की चीज़ें दिखा रहे थे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक क्लास में जो है कि एक बहुत ही धार्मिक चीज़ें को चलाया जा रहा है, एक में चलाया जा रहा है कि जो है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है कि क्या है कि गलत तरीके से मतलब जो है कि मार काट की वीडियोज़ हैं या फिर इस प्रकार की हैं कि जो है कि गलत हैं, समाज में गलत हैं वो एक तरह से। और इसमें भी कुछ बच्चे बैठे हैं तो देखा गया कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धार्मिक हुए और यहाँ पे जो बच्चे हुए इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फ्यूरियस गुण आ गया। तो वही है प्रतिधारण, एक एक धारणा है, एक एक जो है कि क्या है अपने अपने रोल हैं, रोल प्ले, हाँ रोल प्ले अच्छा वर्ड हो सकता है। रोल प्ले को ये जो है कि बहुत ज़्यादा अपने थ्योरी में जो है कि जगह दिए थे। 222 प्रश्न है कि अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इस संदर्भ में वह करेगी, क्या करेगी? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। या फिर सी है कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना। या फिर डी है कि वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। अब वो किस प्रकार जो है कि आंतरिक रूप से अगर कोई प्रेरित है विद्यार्थी, है ना, तो वो क्या जो है कि करेगी, ठीक है। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना जो है कि उसे होगा, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से नहीं, अंतिम परिणाम पर न ध्यान देकर व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम पर ध्यान देगी वो शिक्षिका। 223 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यक्ता होती है। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। या फिर सी है कि प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। या फिर डी प्रश्न बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। तो देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कि प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए क्लास में क्या होना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। 224 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है, ठीक है। विकास अधिगम में स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, फिर विकास अधिगम का समानार्थक है। तो देखेंगे इसका भी जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से क्या होती है, पीछे रह जाती है, ठीक है। क्यों ये कहा था उन्होंने वाइगोत्स्की ने? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि देखो जैसे क्या है कि विकास प्रक्रिया, मान लो कि एक कोई बच्चा है जो बहुत ही हाई आईक्यू लेवल वाले लोगों के साथ रह रहा है, ठीक है, और एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, मान लो वो 18 से 20 सालों का व्यक्ति है जो कि बहुत ही लो आईक्यू लेवल वाले लोगों के साथ रहता है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि ये जो मात्र 5 वर्ष का बच्चा है, मान लो बहुत ही छोटा लेट्स से, ये जो बच्चा है जो हाई आईक्यू लेवल वालों के साथ रह रहा है, इसके में ड्रामेस्टिक चेंज होगा, ठीक है ना। इसके तुलना में इसका आईक्यू लेवल क्या होगा, कम ही होगा। उन्होंने कहा कि जो जैसे समाज में रहता है वो उतना ही सीखता है। भले ये 20 साल का है तो क्या हुआ, भले इसका विकास हो गया है तो क्या हुआ, इसका जो अधिगम है, अधिगम प्रक्रिया ये कम ही रह जाएगा। लेकिन भले इसका विकास कम हुआ है तो क्या हुआ, इसकी जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी जब ये आईक्यू लेवल ज़्यादा वाले लोगों के साथ रहेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है कि विकास प्रक्रिया जो है वो अधिगम प्रक्रिया से कहीं ना कहीं क्या होती है, पीछे रह जाती है। 225 प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? कैसे कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। बी है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। सी है कि बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। या फिर डी है कि विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, ठीक है। आप बच्चों से ही सारी चीज़ें करवाएं तो ये एक अच्छा क्लासरूम हो पाएगा। 226 है कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में
उत्पन्न होने वाले प्रश्नों की को प्रस्तुत करती है। वह किस प्रकार के जो है कि स्टेज में है? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या फिर डी है कि प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो वो क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 227 प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। या फिर डी है कि अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ठीक है ना, अधिगम हमेशा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही घटित होगा, और जाहिर सी बात है ये जितना भी है वो सामाजिक और सांस्कृतिक ही तो परिवेश होता है जहाँ पे हम कुछ सीखते हैं। 228 प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ठीक है, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बी है कि बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। ठीक है, तो 228 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल करती है। यही जो है कि सृजनात्मक बच्चे का पहचान करने में मदद करेगा। 229 प्रश्न आपसे कह रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि, अगर आप एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित शिक्षिका हैं, आप किस में बिलीव करेंगी? विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। या फिर डी है कि उपर्युक्त सभी। आप किस में विश्वास करेंगे? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो कहीं ना कहीं गलत है, तो उपर्युक्त सभी तो हो नहीं सकता। 229 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। यही जो है कि सबसे सटीक और सबसे सही आंसर होगा। 230 प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, या फिर बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो आपको कह रहा है कि अगर सहारा देना है किसी बच्चे को, मतलब सहारा देने की मात्रा जो है वो किस पर निर्भर करती है? ठीक है ना, तो देखेंगे कि यह बच्चों के निष्पादन के स्तर पर निर्भर करती है। मतलब बच्चा कितना निष्पादन कर रहा है और कितना आपको सहारा देना है। तो आप पहले ये देखना चाहेंगे ना कि बच्चा निष्पादन कितना कर रहा है, उसके बाद ही तो आप सहारा देंगे। जब बच्चा करने में अक्षम हो जाएगा तो आप पहले निष्पादन का स्तर देखेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी तेज लड़के को या फिर जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है उसको जाके आप सहारा दे रहे हो, है ना। ऐसा तो आप करते नहीं हैं, आप किसी ऐसे बच्चे को ही देते हैं जिसको कठिनाई है। 231 प्रश्न है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। बी है कि एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर की कमी के कारण है। सी है कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। या फिर डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ध्यान रखेंगे, अगर एक बच्चा असफल हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत बड़ी असफलता है, ध्यान रखेंगे। 232 है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी गतिक अवस्था। ध्यान रखेंगे वो 2 से 7 वर्ष में है, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था होती है कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष तक। और उसके बाद से होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है जो कि 7 से कब तक होता है? 12 वर्ष तक। और फिर जो है कि अमूर्त होता है जो कि 12 से 18 वर्ष तक होता है। तो वो बच्चा किस में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष वाले स्टेज में है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 233 प्रश्न आपसे पूछा है,
एक मिनट, हाँ 233 प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या फिर अहमवादी चिंतन। ठीक है, 233 प्रश्न पूछा है कि सृजनात्मकता से कौन संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे अपसारी चिंतन जो होता है वो क्या होता है, सृजनात्मकता से संबंधित होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 234 प्रश्न देखते हैं कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह डैश डैश में विभिन्नता के कारण है। किसमें? मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली या फिर परावर्तकता स्तर। तो ध्यान रखेंगे कि ये किसमें जो है कि किसके लिए निर्भर करता है और ये किसमें विभिन्नता है, तो अधिगम शैली में। अधिगम शैली का मतलब किसी चीज़ को पढ़ने की शैली में ये अकेले पढ़ना चाहता है और ये समूह में पढ़ना चाहता है। तो अधिगम शैली में विभिन्नता है दोनों के। 235 है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ठीक है ना। ऑप्शन है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, फिर बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है बच्चों के सीखने के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल कक्षा में सीखते हैं और कक्षा से बाहर निकलते ही सीखना भूल जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। बच्चे कक्षा में भी सीखते हैं और कक्षा के बाहर भी सीखते हैं, तो केवल लगाना गलत हो जाएगा। लेकिन बाकी ये तीनों जो है कि सही हैं सीखने के तौर पर। आइए 236 प्रश्न आपसे पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय है, जो है कि किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, या फिर सी है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, या फिर डी है कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि में आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। देखिए डी तो देखने से ही बहुत ही जो है कि भयंकर लग रहा है, ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में उनकी सहायता करना ही आपका जो है कि क्या है, कार्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 237 प्रश्न देखते हैं कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, या फिर सी है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, या फिर डी है कि बच्चे अपना काम जल्दी करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। अब कौन सा जो है कि प्रभावी शिक्षण की रणनीति है, ठीक है ना, समूह कार्य देना प्रभावी शिक्षण की रणनीति है क्योंकि, मतलब इसका क्या जो है कि सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे 237 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, यही क्या है, प्रभावी शिक्षण की रणनीति है। 238 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र, ठीक है ना, क्या होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है या फिर बेहतर होता है। तो जाहिर सी बात है कि बेहतर होगा, है ना, क्या हो जाएगा, बेहतर होगा। जब क्लासरूम में बच्चे को आपने जो है कि समूह चर्चा में भाग देने के लिए कहा, वो बच्चा बोलना सीखा, किसी और बच्चे ने बोला वो उसे सुन के भी कुछ सीखा, ये सारी चीज़ें हुई, तो उसका जो है कि जो सीखने का वक्र होगा वो क्या होगा, बेहतर होगा। 239 प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, या फिर अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। आधारभूत सहायता का कौन सा उदाहरण है, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यही क्या है, सहायता का जो है कि आधारभूत उदाहरण है। ठीक है, सीखना क्या है, आपसे पूछा है कि संवेगों में क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है।
तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 240 का सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है कि जो सीखेगा उसी के संवेग से तो सीखना प्रभावित होगा। और ध्यान रखेंगे जो सीखना है वो कहीं ना कहीं संवेगों से ही जो है कि क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, 241 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। बी है कि व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। सी है कि अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। या फिर डी है कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ठीक है, तो आपको क्या जो है कि शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए करना चाहिए एज अ टीचर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ जो है कि क्या करना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार आपको करना चाहिए। ठीक है, 242 प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ है। क्या अर्थ है? शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। या फिर सी है कि शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। या फिर डी है कि याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। कौन सा सक्रिय बद्धता का अर्थ है आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। यही क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 243 प्रश्न है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन है कि दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, या फिर शिक्षक की डांट से बचने के लिए। कब वे जो है कि कब सृजनशील होंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अपनी रुचि से ही वो क्या हो सकते हैं, सृजनशील हो सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं। 244 प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। अभी हमने इसके पहले ही इस प्रश्न को देखा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि उससे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण हो जाएगा कि उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना। माफ करेंगे, ऊपर वाले प्रश्न में गलती होगा। बी सही है कि उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा वह कर सकता है। आधा समाधान किया हुआ तो उसे कंफ्यूजन हो सकता है, जो है कि बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। 245 प्रश्न आपसे कह रहा है, इस प्रश्न को पूरा बड़ा कर लेते हैं पहले। 245 प्रश्न आपसे कह रहा है कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। बी है कि कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, या फिर परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। आप क्या करेंगे अगर आप एक आकलन कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। देखेंगे इसमें सब कुछ समाहित हो जा रहा है, विविध प्रकार के कार्य भी और जो है कि परीक्षण भी, तो आप ऑप्शन नंबर सी का कार्य कर सकते हैं। 246 प्रश्न आपसे कह रहा है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिप्रेरणा में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुस्तकों का उपयोग करने से प्रेरित हो। या फिर सी है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। या फिर डी है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारकों से प्रेरित हो। तो देखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, तभी अधिगम क्या होगा, प्रभावी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 247 प्रश्न आपसे कह रहा है कि सीखने के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। ऑप्शन है कि सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, सीखना कौशलों के संचय के समान है। या फिर डी है कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो 247 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं क्या करती हैं, सुविधा देती हैं। ठीक है ना, ये सीखने के बारे में सत्य कथन है। 248 प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने में सक्षम बनाती है। पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान या फिर निर्देश। ठीक है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले हैं जो ऑप्शन है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवाद। ठीक है ना,
गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है वो है संवाद। वाद विवाद जब बच्चे आपस में करेंगे, संवाद करेंगे, तो वो सीखने में जो है कि ज़्यादा सक्षम होंगे। 249 है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है कि अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, या फिर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो 249 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि उसके सामाजिक संदर्भ से। देखिए, अगर वाइगॉत्स्की आपको कहीं भी दिख रहा है और ऑप्शन में सामाजिक है तो आप वही वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि इन्होंने सामाजिकता को ज़्यादा जो है कि महत्व दिया था। 250 प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, देखते हैं 250 प्रश्न। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, या फिर डी है कि सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। यही जो है कि क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसमें लोकतांत्रिकता जो है कि बनी रहे। 251 प्रश्न देख लेते हैं। 251 प्रश्न आपसे कह रहा है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। अब इन दोनों में से कौन सा है संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो देखेंगे तो जो है कि दोनों पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 252 प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित है ना, अधिगमकर्ता केंद्रित का मतलब बालक केंद्रित आप कह सकते हैं। कौन सी विधि है? उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य करता हो, तो ऐसा है क्या? नहीं। अधिगमकर्ता का मतलब बच्चा। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, ये बात सही हो सकता है। कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, तो देखेंगे इसका जो सबसे सही आंसर हमें दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी कि वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, तो यही सही हो जाएगा। 253 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। ऑप्शन है अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन, या फिर रटकर याद करना। तो सीखने के लिए प्रमुख है, पहले तो रटकर याद करना आप वैसे ही हटा देंगे, है ना। 253 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की अनुबंधन, है ना। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अनुबंधन आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है। 254 प्रश्न है कि पियाजे तथा वाइगॉत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, है ना, कैसा होता है? शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर सी है कि शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या फिर डी है कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़े से होता है। अब पियाजे तथा वाइगॉत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में क्या चीज़ें हो रही होंगी? ठीक है, देखेंगे कि शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भाई, एक सृजनशील कक्षा है, एक रचनात्मक कक्षा है, तो वो स्वयं के ही तो जो है कि ख्यालों से आपको कुछ भी बोलेंगे, बताएंगे, है ना, वहाँ पे उनकी रचनात्मकता काम आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। 255 प्रश्न की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन, मैस्लो, कोहलर, या फिर पावलोव। ठीक है, तो जो पदानुक्रमित सिद्धांत है ये दिया गया था मैस्लो के द्वारा, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। 256 प्रश्न है कि डैश डैश ने सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? युंग, फ्रायड, एडलर, या फिर सलीवन ने। ठीक है, तो देखेंगे युंग ने दिया था, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 257 प्रश्न है कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग डैश डैश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, हॉलमैन, या फिर स्किनर। तो क्रिया प्रसूत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, याद रखेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर द्वारा दिया गया था। 258 प्रश्न है कि बांडुरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या फिर पुरस्कार द्वारा सीखना। तो बांडुरा ने क्या कहा था कि बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, तो ध्यान रखेंगे उन्होंने कहा था कि निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा बच्चे सीखते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर ये देखा भी था कि अल्बर्ट बांडुरा किसी चीज़ का क्या करते हैं, निरीक्षण करवाते हैं बच्चों से और फिर देखते हैं कि उसके अंदर वो किस प्रकार का गुण आ रहा है, ठीक है ना। थ्योरी सेक्शन में हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 259 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषताएं हैं। संवेदी कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखेंगे अमूर्त तर्क जो है कि और परिपक्व नैतिक चिंतन वो अगर बच्चा कर रहा है तो वो उनके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। 260 प्रश्न देख लेते हैं। 260 प्रश्न है कि डैश डैश जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। क्या जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या फिर युयुत्सा। तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है ये भी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम, जो है कि जन्मजात व्यक्ति गुणों का क्या होता है, योगफल होता है, ठीक है। 261 प्रश्न देख लेते हैं। आइए 261 प्रश्न को देखा जाए। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट कारक या फिर सांस्कृतिक कारक। ध्यान रखेंगे कि तर्क करने की क्षमता समस्या समाधान में कौन सी क्षमता कहलाएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए ये उसका जनरल कारक होता है। जी और यस, स्पीयरमैन ने 2 कारक दिए थे ना, जी और यस। तो जनरल का मतलब होता है, मतलब कि जनरल, जी का मतलब जनरल और एस का मतलब स्पेसिफिक। तो देखिए जनरल का मतलब होता है ना कि जो बच्चा जन्म से ही एक्वायर करके आया होता है वो होता है जनरल, और स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो वो क्या होता है, सीखता है यहाँ आके, ठीक है। तो तर्क करने की जो है कि जो उसकी क्षमता है वो जी कारक के अंतर्गत आएगी। 262 प्रश्न है कि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। द्वितत्व किसने दिया था? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड या फिर गिलफोर्ड, ठीक है। तो स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण का दिया था, ठीक है। अब 263 और आखिरी प्रश्न हम देखते हैं कि सीखी हुई बातों को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, क्या कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या फिर स्मृति। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? विस्मृति। जब हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन याद नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कहलाता है? विस्मृति कहलाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने लगभग 900 प्रश्नों से भी ऊपर प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और बहुत ही डिटेल तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया है। अगर आप लोग इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं आप ज़रूर देखें, ये आपको आने वाले आपके टीचर एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो इस सीरीज़ को आप जितना हो सके अपने दोस्तों को भी बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ये सीरीज़ तो कंप्लीट हो गई, इसके बाद हम लोग थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे CDP के। जुड़े रहें चैनल से, ऐसे ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।